नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी जो आपका आज पेपर होना है विज्ञान का, उस पेपर के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें से कई सारे प्रश्न हैं आज के आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस पेपर को मैं फटाफट करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है कि खरीफ की फसल हैं तो साथियों गेहूँ, मटर और चना, ये तीनों की तीनों हैं, ये रबी की फसल है, ये ध्यान रखना है आपको। अपन को पूछा जा रहा है खरीफ की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, मक्का। मक्का है वो खरीफ की फसल है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का वाहक है। वाहक का मतलब होता है किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। तो साथियों ये होता है मादा एनाफ्लीज नाम का एक मच्छर होता है, उसके काटने से। चलिए, अगला प्रश्न है कि संश्लेषित रेशा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। साथियों धातु होते हैं ना, धातु, उसको पीटकर पतली चादर के रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चांदी है, ये क्या है, धातु है। बाकी नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये धातु नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं अपने प्रश्न। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा, ये समाप्त हो सकता है। बाकी वायु नहीं हो सकती है, सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता है, और जल भी अभी वर्तमान में तो खूब हैं पृथ्वी पे। यहाँ पे इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्स, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द रहेगा, ठीक है, पेट्रोलियम। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वो है कि वनों उन्मूलन का कारण है। तो वनों उन्मूलन का मतलब है कि वन नष्ट कैसे हो रहे हैं। कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए काटना, और दावानल एवं भीषण सूखा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही वीडियो को अंत तक देखिएगा, फटाफट सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा। और ये पेपर है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आंतरिक निषेचन होता है तो आंतरिक निषेचन है वो मादा के शरीर में होता है, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संकटपन्न वन्य जंतु हैं। तो संकटपन्न वन्य जंतु की बात करेंगे तो काले हिरण हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। किसके लिए, घर्षण को कम करने के लिए। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए, अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो जो छोटे लड़के होते हैं उसकी होती है, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़े से धुंधले हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये एक पेज में ही है ऐसा। विद्युत का सुचालक है तो विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा, लोहा है, क्योंकि धातु होती है वो सुचालक होती है, बाकी लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब कांच की सड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भूकंप आने का कारण है। तो भूकंप आने का कारण क्या है, पृथ्वी की जो प्लेटें होती है ना उसमें गतियाँ हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी है ये कई सारी परतों से या फिर प्लेटों से बनी हुई हैं और उसके अंदर है ना कोई गति होती है, तो उससे क्या होता है, बाहर तक कंपन आता है, यानी भूकंप आता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह है वो किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने की वाली गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, ये 15 प्रश्न आपके पूरे हो गए। अब आ गई है आपकी खाली जगह। खाली जगह हैं साथियों, ऊपर जो दे रखे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा ये दे रखे हैं कोष्टक में, इन्हीं में से आपको 60 के भरना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लाइन को है ना व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। तो साथियों यहाँ से है ना आपके 8 नंबर बन रहे हैं, ध्यान रखना है, 8 नंबर बन रहे हैं, और वो भी एकदम फोकट में। फोकट में कैसे कि ऊपर भाई दे रखा है, इनमें से है ना आपको बढ़िया जो लाइन में बैठ रहा है या फिर उस लाइन से संबंधित है उसको भरना है। जैसे कि पहली खाली जगह में देखिएगा, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबेजियम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, राइजोबेजियम लिया है, जो कि यहाँ पे है, ये इसका सही है। दूसरे में जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया। तो अपन पूरी लाइन को पढ़ेंगे तो टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तीसरे जो है इसमें जो आपका उत्तर रहेगा बेकेलाइट रहेगा।
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। चौथे का आपका उत्तर है धात्विक ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड गैस है वो बनाती हैं। पांचवें में आपका उत्तर है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। छठे में आपका उत्तर है मौसम। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। चलेगा, उसी प्रकार से जो सातवां है उसका सही उत्तर है कायांतर। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतर कहलाता है। और आठवें का है घर्षण उत्तर। तो जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। अब जो अगला आएगा वो आएगा एफ और टी वाला, यानी सही और गलत वाला। सही है उसके आगे तो आपको लिखना है टी, और गलत है उसके सामने लिखना है एफ। तो यहाँ पे पहले देखिएगा अवांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये गलत है भाई। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फाउल, एफ लिखना आपको। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये सही है। लोहे में संचारित तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। और प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे टी लिखना है सही के लिए, और गलत के लिए आपको एफ लिखना है। चलिएगा, अगला है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। रबी की फसल गेहूं और चना हो जाएगा। उसी प्रकार से एक प्रोटोजोआ है वो मलेरिया का कारक होता है। कपास का संबंध है प्राकृतिक रेशे से है। और डीजल का संबंध है मोटर इंजन से है। और अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो ये अंडाशय में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो उसके अंदर खाद और उर्वरक अपन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, खाद और उर्वरक मिलाते हैं। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पाउडर का किया जाता है। अगला है कि किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे आप टीवी लिख सकते हैं, लाउड स्पीकर लिख सकते हैं। ये क्या है, ये ध्वनि प्रदूषक हैं। ठीक है, तेज आवाज़ वाले वाहन हो सकते हैं। अगला है कि विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। कुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी यहाँ पे अपन विद्युत का तार जोड़ेंगे तो यहाँ तक इसका करंट नहीं आएगा, उसे कहते हैं कुचालक। जैसे कि लकड़ी में अपन एक सिरे पे तार लगाएं तो दूसरे सिरे तक करंट नहीं आता है। हो सकता है भाई गिल्ली में आए, गिल्ली में तो क्या उसमें जल होगा तब, लेकिन सूखी लकड़ी में नहीं आएगा। उसी तरह से पत्थर में भी नहीं आएगा। चलिए अगला है कि विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम क्या है। तो वो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला प्रश्न है, गर्मियों के लिए सूती एवं संश्लेषित रेशे में किस रेशे से बने खरीदने हैं, कारण सहित बताना है आपको। तो हमें गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। सूती वस्त्र संश्लेषित वस्त्रों की अपेक्षा ऊष्मा कम अवशोषित करते हैं। तो हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, सूती। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ये है ना संश्लेषित जो वस्त्र होते हैं उनकी अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है। दूसरा है कि सूती वस्त्र पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए अगला है कि धातु अधातु में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी है, धातु और अधातु में 3 अंतर। तो धातु ठोस होती है, जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस में भी हो सकती है। धातु में चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। धातुओं में तन्यता के गुण पाए जाते हैं तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या फिर कठिन। अपने उत्तर का कारण भी दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि पैरों और जमीन के बीच में मौजूद घर्षण के कारण चलने में सक्षम होते हैं, और चलने के लिए हम अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की ओर छोड़ते हैं, यानी धकेलते हैं, और घर्षण इसे आगे की दिशा की ओर धकेलता है और हमें चलने देता है। साबुन का पानी फर्श पर गिरने से ज़मीन और पैरों के बीच में घर्षण बल है वो कम हो जाएगा, इसीलिए साबुन के फर्श पर चलना है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है आपका। 13वां प्रश्न देखिएगा आप, आग बुझाने के लिए, ये कट गया है प्रश्न,
तो ये प्रश्न ये है कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति है वो क्यों बंद कर दी जाती है। ठीक है, आग बुझाने के लिए जो पानी के इस्तेमाल से पहले है ना विद्युत आपूर्ति को क्यों बंद कर देते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, नल का जल विद्युत का सुचालक होता है, यानी जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जल के अंदर यहाँ पे अपन लाइट का तार जोड़ेंगे तो यहाँ पे तक इसकी लाइट आ जाएगी, यानी करंट आ जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, वो जल का सुचालक होता है। और विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी की हौज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति है उसको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अगला है कि भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे। तो भूकंप से बचने के लिए भूकंप के समय आप अगर घर से बाहर हैं तो उसी इमारतें व बिजली के पोल है उससे दूर रहे। यानी अपन बाहर है तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसके पास में नहीं रहना है, क्योंकि वो बिल्डिंग गिर सकती है। और बिजली के पोल यानी खंभे, लाइट का खंभा उगाती भी अड़गो रेवारो, यानी उससे भी अपन को दूर रहना है। फिर उसके बाद में दूसरा आप लिख सकते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को रोक कर तुरंत बाहर निकल जाए, क्योंकि गाड़ी चलते समय भी हो सकता है कुछ आपके साथ में दुर्घटना हो जाए, क्योंकि भूकंप होता है। और भूकंप के समय घर से बाहर ना निकले, और घर में भी है ना, आपको पता है कि गिरने वाली जगह हैं या फिर ऐसी चीज़ें, तो थोड़ा सा आप बाहर निकल जाएं। और अगर नहीं निकल पाते हैं तो टेबल मेज वगैरह है उसके नीचे आपको मजबूत जगह के नीचे छिपना है। अगला है कि सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइएगा। तो सौर परिवार का यानी सबसे बीच में आपको सूर्य बनाना है, फिर उसके बाद में बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी, फिर उसके बाद में मंगल, फिर उसके बाद में शनि, फिर उसके बाद में अरुण, और फिर उसके बाद में वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रहों के नाम है आपको लिखने हैं। ऐसा चित्र आएगा। मैंने चित्र वाला जो चित्र इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने कल रात को वीडियो डाला था, वो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग में करने की क्या लाभ हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सीएनजी और एलपीजी का भंडारण व परिवहन आसान होता है। पहला क्या लिखोगे आप, इसका भंडारण और परिवहन आसान होता है। विद्यार्थियों याद रखना है भाई, कोई भूलेगा नहीं। फिर उसके बाद में इसके जलाने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। सीएनजी का अपन उपयोग करते हैं तो पर्यावरण बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होता, मतलब धुआं वगैरह नहीं निकलता है। तीसरा आप क्या लिखेंगे, इसके जलाने से कोई राख या फिर अन्य अवशिष्ट नहीं निकलते हैं या फिर नहीं बचते हैं। अपन लकड़ी को जलाते हैं तो हेली यानी राख निकल जाती है, जबकि इसके जलाने से कुछ भी नहीं बचता है। और इनका जलनांक बहुत कम है, अर्थात इनका दहन करना अति सुगम है। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। तो विद्यार्थियों ये चित्र है, मैंने कल रात को वीडियो डाला था उसमें बता दिया था, वो वीडियो भी जाके आप देख लेना। 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो पूरा होते ही वो आपको देखना है। अगला है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइएगा। या फिर सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाले 2 विधियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो इसका मैं नहीं बताऊंगा, अब इसका बता देता हूँ। खरपतवार किसे कहते हैं, तो एक ऐसा अवांछित पौधा होता है जो कि बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर है वो तेज़ी से बढ़ता है और उग जाता है, और अपने जो पास के जो पौधा होता है यानी मुख्य पौधा होता है उसकी वृद्धि को वो दबाकर उपज क्षमता को कम कर देता है, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण के उपाय की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि फसल उगने से पहले है वो खेत को जोत कर इससे खरपतवार पौधे को सूख जाते हैं तथा मर जाते हैं। क्या करते हैं, पहले खेत में पानी दे देते हैं, पानी देने के बाद में जब खरपतवार उग जाता है ना तो उसके अंदर तवी वगैरह चला देते हैं या फिर उसको जोत देते हैं, ताकि है ना वो पौधे उगें वहीं पे मर जाएं यानी जल जाएं। दूसरा आप क्या करोगे, पुष्पन एवं बीज के से पहले है वो हाथों से पौधों को उखाड़ देना चाहिए। यानी जो खरपतवार हैं यानी छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनके फूल आने से पहले ही या फिर उसके जो बीज यानी दाने लगने से पहले ही उसको हाथों से उखाड़ देंगे तो अगली बार वो नहीं उगेंगे, क्योंकि बीज बने ही नहीं नए। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर ये भी नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, कुदाली वगैरह है या फिर निदानियाँ वगैरह है उसका प्रयोग करके भी उनको उखाड़ लेंगे। और अगर ये नहीं होता है तो आप रासायनिक जो दवाइयाँ होती है उसका छिड़काव करके भी इन खरपतवार है इनके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। अगला है, वनो उन्मूलन के अर्थ एवं इनके कारणों का उल्लेख कीजिएगा। रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटपन जंतुओं के नाम लिखिएगा। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसका भाग का नाम लिखना। विद्यार्थी ये सारे प्रश्न है ना बड़े बड़े हैं तो इनके आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट प्रश्न है आपका कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिएगा। जल प्रदूषण करने के नियंत्रण के, तो पहला क्या लिख सकते हैं, तालाब वगैरह सार्वजनिक जलाशय हैं उसके पास में न ही स्नान करे और न ही कपड़े धोए और पशुओं को न नहलाए, उसके अंदर कूड़ा करकट न डाले, गंदगी न डाले। इस तरह से आपको लिखने देने हैं 4 कारण। तो साथियों ये था कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। ये पेपर अगर आपको चाहिए तो अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हाथों हाथ मिल जाएगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है www. फिर उसके बाद में आपको लिखना है उदय, UDAY उदय। फिर उसके बाद में आपको लिखना है study.com। ठीक है विद्यार्थियों, ये लिखने के बाद में आपको सर्च कर लेना है, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, लेटेस्ट पोस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ये PDF मैं अभी हाथों हाथ अपलोड कर रहा हूँ तो आपको मिल जाएगी। एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, फटाफट पढ़ लीजिएगा। तो साथियों बेस्ट ऑफ लक, मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे विज्ञान में, और लैपटॉप के लिए आप भी पात्र होंगे, बिल्कुल मुझे ये पूरा विश्वास है। मेरे जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप के पात्र होंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है, क्योंकि मैंने हर पेपर में आपके लिए अच्छे से अच्छे तैयारी करवाने की कोशिश की है। साथियों मिलूँगा आपके एग्ज़ाम के बाद में आपका संस्कृत का पेपर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।